सर आप म्यूट है। Okay, so let's begin the new week, and I hope it's all with new spirits. Huh? Can I say that? Okay. Well, there are some messages already which are mostly on expected lines. क्योंकि आजकल हवा फैला हुआ है चारों तरफ कि स्कूल खुल रहे हैं क्या and all those things. So I think that's a very normal question. And well, Parth, Aryan, Ansh, Aditya, Som, good morning messages. Gar, Pranam, Bhavya also asking the same thing. Are the schools opening from Friday? Well, let me tell you the news that I have at my end. ठीक है ना? बाकी मुझे नहीं पता. And that is that we are going to resume our school from Thursday. तो Thursday से हम शुरू कर रहे हैं. बाकी एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है कि उसमें बच्चों को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जो चीज कंफर्म न्यूज है वो सुन लो. आर्यन इज आल्सो आस्क्ड द सेम थिंग, क्या ऑफलाइन हो जाएगा? वेल माय गेस इज दैट पॉसिबली यस, मे बी वही आधा आधा करके, जैसे लास्ट ईयर याद है ना, शुरू हुआ था कुछ ऐसे ही आधा आधा, फिर वहां से रिकॉर्डिंग भेजना. लेट्स सी. आई मीन हाँ, श्रेया शी हैज आस्क्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू आंसर. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है about the half yearly exam. So half yearly exams has been proposed to be held in first week of August. Yeah. First week of August में half yearly exams के वो है डेट है. अभी exact डेट तो मुझे नहीं पता, but yes, not in this month. like इस month में नहीं है. It will be in first week of August. तो थोड़ा सा रुक के होगा. That's the news that I have. ठीक है ना? तो therefore वो जो कुछ कह रहे थे ना कि 16 तारीख को स्टार्ट होगा एंड ऑल, वो अभी वो नहीं है. They was also asked कि ये जो एग्जाम्स होंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, कैसे होगा, ऑफलाइन होगा? एक्चुअली सी द प्रपोजल इज टू हैव ऑफलाइन ओनली. बाकी एक बार देख लेते हैं क्या फिजिबिलिटी बनता है ना? अंश has also asked कि क्या फिर एसी से आगे हम बढ़ेंगे तब तक? हाँ, एसी तो तब तक खत्म हो जाएगा. एसी क्या मतलब, एसी के आगे जो अगला चैप्टर है, खैर वो तो एम वेव्स छोटा सा चैप्टर है, दैट वी कैन डू लेटर ऑन आल्सो. तो उसके बाद जो चैप्टर्स है वो भी एक आध खत्म हो जाएगा. जैसे ऑप्टिक्स भी आधा हो जाएगा, एटलीस्ट ऑप्टिक्स भी लगभग पूरा ही हो जाएगा, है ना? अगस्त, हाँ ऑलमोस्ट हो जाएगा. वेव ऑप्टिक्स वाला तो पूरा ही रहेगा, बट रे ऑप्टिक्स लगभग हो जाएगा. अगर मान लो थोड़ा सा अगर ये लेट होता है, जैसे मान लो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तो 7th भी होता है, 8th भी होता है, इसी रेंज में भी होता है. अगर ऐसे कुछ हुआ तब तो चलो यू नो इट विल बी हेल्ड. अगर मान लो 8-10 को के आसपास होता है तो इन दैट केस रे ऑप्टिक्स का भी एक चांस है इंक्लूड होने का, बट एसी तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? यस अंश, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन ओनली, दैट इज एसी तक तो डेफिनेटली आएंगे. उसके आगे आएंगे नहीं आएंगे इज अ लिटिल अनसर्टेन. तो लेट्स सी. अभी मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आएंगे या नहीं आएंगे, बट एसी तक तो डेफिनेटली आएंगे. और एसी के बाद एक और चैप्टर भी है एंड दैट इज ईएम वेव्स, तो वो भी आएंगे. उसके बाद रे ऑप्टिक्स विल डिपेंड ऑन वेदर वी आर फिनिशिंग इट और नॉट. वैसे तो रे ऑप्टिक्स लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली ना मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा दैट इज first thing that we will discuss is the last thing that we discussed in the last class, and that is regarding quality factor. अच्छा, quality factor में हमने क्या किया? हमने डिफाइन किया quality factor को as equal to omega resonance by delta omega, यानी width of resonance. So this delta omega is basically the width of resonance. So obviously this is the sharpness, यानी Q is equal to this. तो sharpness का मतलब क्या है ना? अगर मान लो कोई एसी का रेजोनेंस ऐसे है और कोई दूसरे एसी का रेजोनेंस मान लो ऐसे है, so we'll say this as a sharper resonance. So this is a sharp resonance and this is a broad या wide resonance. तो इसका डेफिनेशन क्या है ना? ओमेगा आर अपॉन विड्थ. अब विड्थ का डेफिनेशन क्या दिया गया है? विड्थ का डेफिनेशन दिया गया है कि अगर मान लो मैक्सिमम पावर ये है, तो इन दैट केस P max के आधे पे आ जाओ.
ठीक है, पी मैक्स के आधे पे आ जाओ तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर ये पी मैक्स है मान लो, तो पी मैक्स के आधे पे आ जाओ, तो दिस विल बिकम योर डेल्टा डब्ल्यू। तो ओमेगा रेजोनेंस यहां का पॉइंट upon width, as I said, delta W. That is the sharpness or Q factor of an AC. That's how we define it. अब एक काम करते हैं, आज मैं इसका डेफिनेशन देता हूं थोड़ा सा अलग तरीके से, और उसके बेसिस पे तुमको निकालना है शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन एसी। आज मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, सपोज कि नहीं, we define the width as equal to, we define the width as equal to delta W for P is equal to P max by 3. ठीक है, सपोज आई डिफाइंड P is equal to P max by 3. अब एक काम करो, फाइंड Q फैक्टर। यही क्वेश्चन है कई बार लगता है शायद ये थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, यही क्वेश्चन है। सो टू फाइंड आउट नाउ Q max, सॉरी Q factor for P is equal to 1/3 of P max. So small change है, ठीक है ना? You to find it out for 1/3 of P max. चलो go ahead, find out. यानी इस बार जो मैं करूंगा वो है, अगर ये रेजोनेंस है तो अगर ये P max है लेट्स से, तो P max का ये P max हो गया यहाँ पे 1/3, तो लाइक हियर आई वुड गेट द width. Omega r तो you know already. So this is a new definition. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सपोज मैंने एक नया डेफिनेशन दिया है, सपोज मैंने एक नया डेफिनेशन दिया कि इसको 1/3 ऑफ P max कर दूं, तो क्या होगा? या गो अहेड, बिकॉज इट इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो अभी मैंने क्या बताया ना, P max by 3 करना। तो P max by 3 करने का मतलब समझो, P max by 3 का मतलब होता है that Z has to become equal to √3r. ठीक है, तो Z has to now become equal to √3r. Now you might say Z √3r क्यों, है ना? तो देखो हमें पता है कि P max क्या होता है ना, P max is during resonance, ये होता है during resonance, P max होता है। और उस समय क्या होता है, अच्छा अभी कुछ और आंसर आ रहा है, अरियंत ने दिया है, एक सक्षम ने भी दिए हैं, थोड़ा सा अलग दिया है, and that is square root of L by 2C into R। अच्छा नहीं लगता शायद सिमिलर है। और अरियंत ने भी दिया है, that is ओमेगा L by √2R। चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आंसर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो लाइक रेजोनेंस में P max होता है, वो कितना होता है ना, इक्वल टू E0 by √2 into I0 by √2, क्योंकि रेजोनेंस में जो cos phi होता है वो होता है 1। अब मुझे चाहिए पावर ऐसे एक पोजीशन पे जब उसका 1/3 हो, यानी इन जनरल P क्या होता है, E0 by √2 into I0 by √2, ठीक है ना, into cos phi। Now that cos phi is actually equal to R by Z, R by Z, ठीक है ना? तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है that and this cos phi is equal to R by Z, ऐसे नहीं, cos phi is equal to R by Z। लेकिन ये तो P max by 3 करना है, this power has to be 1/3, तो यानी 1/3 of E0 by √2 into I0 by √2, ये सब तो कैंसिल हो गया, यानी Z is equal to 3R, ठीक है ना? यानी Z is equal to 3R, ठीक है ना?
तो z इज इक्वल टू आ गया cos phi इज इक्वल टू अच्छा सॉरी ई आर एम एस है। एक काम करो, इसमें जो मेन चीज होता है वो होता है आई नॉट को मैं लिख रहा हूं एस ई नॉट बाई जेड, ठीक है ना, ई नॉट बाई जेड, उसमें भी √2 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा और जेड हो गया, इसको भी लिखूंगा एस आई नॉट ई नॉट बाई आर, ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइन। तो इससे क्या होगा ना, z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी z इज इक्वल टू √3r, ठीक है। देख लो जी, और वहाँ √2 भी आएगा, ये √2 भी होगा, यहाँ पे √2, तो वो √2 वाला कैंसिल कर जाएगा, ठीक है ना, √2 वाला कैंसिल कर जाएगा और z क्या हो गया ना √3r हो जाएगा। तो z अगर √3r होता है यानी z इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, z स्क्वायर इज 3r स्क्वायर, तो ये z इज इक्वल टू √3r। इसको हम कैसे लिखेंगे ना, 1 बाय ओमेगा c माइनस ओमेगा l का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 3r। तो इससे क्या मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है कि 1 बाय ओमेगा c माइनस ओमेगा l इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, यानी 1 बाय ओमेगा c माइनस ओमेगा l इज इक्वल टू √2r। अब हम ओमेगा को लिखेंगे एज, याद है ना, ओमेगा प्लस या माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2, याद आ रहा है ना, लास्ट टाइम किया था, मैं फिर एक बार वो कर देता हूं। तो ये हो गया सपोज वो 1/3 वाला पॉइंट, यहाँ पे पी मैक्स है, ये हो गया पी मैक्स बाय 3, तो ये हो गया ओमेगा आर। ये तो हम अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं कि लाइक ये डेल्टा ओमेगा बाय 2 और ये हो गया डेल्टा ओमेगा बाय 2, तो हम ओमेगा की जगह पुट कर देंगे ओमेगा आर, यानी 1 अपॉन ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू सी माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू एल इज इक्वल टू √2r। दिस इज बेसिकली द थिंग। तो अब एक काम करता हूं, इसको तो बाइनोमियल करके ऊपर ले जाऊंगा, तो देयरफॉर यू हैव दिस। तो मैं इसको बाइनोमियल करके ऊपर ले जाता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा ना, 1 बाय ओमेगा आर सी इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2 टू द पावर -1 माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2 इंटू एल इज इक्वल टू √2r। तो ये आ जाएगा 1 बाय ओमेगा आर सी इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 माइनस ओमेगा आर इंटू एल प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल बाय 2 इज इक्वल टू √2r। तो यानी 1 बाय ओमेगा आर इंटू सी माइनस ओमेगा आर इंटू एल प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2 अगर कॉमन लेता हूं, ठीक है ना, या एक काम करो डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा आर सी कॉमन, ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे, ये डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा आर सी कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस ठीक है, ओमेगा आर इंटू एल सी, ठीक है, नहीं बल्कि एल भी कॉमन ले लो, सर जब आपने ओमेगा आर कॉमन लिया तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर भी आएगा। हाँ एक ओमेगा आर भी हो गया, है ना, ये 2 ओमेगा आर होगा, तो ये ओमेगा आर इधर आएगा, तो देयरफॉर अगर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा डेल्टा ओमेगा के साथ ये आ गया, और क्या क्या हो गया इसमें, ओमेगा आर से आ गया माइनस ओमेगा आर एल आ गया, एक डेल्टा ओमेगा बाय 2
सी डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा आर का स्क्वायर कॉमन, ठीक है, दैट विल डू, है ना। ये तो ओमेगा आर का स्क्वायर ही आएगा, तो ये आ जाएगा ये वाला इज इक्वल टू रूट टू आर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू नाउ गेट इज डेल्टा ओमेगा इनटू एल, तो कॉमन जरूरत नहीं है, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर स्क्वायर आर, तो सी भी कॉमन का जरूरत नहीं है, सी कॉमन ले नहीं लेते हैं, ओमेगा आर स्क्वायर सी हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये तो 2 आ जाएगा, है ना, ये 2 आ जाएगा, छूट तो नहीं रहा, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा बाय 2 ओमेगा आर का स्क्वायर, तो दैट इज 1 अपॉन एल सी, यानी 1 अपॉन एल सी इंटू सी, और ये हो गया 2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल कर गया, इज इक्वल टू 2 आर, यानी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू सी से कैंसिल रूट टू आर बाई एल, ठीक है ना, रूट टू आर बाई एल आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, तो therefore Q value will be equal to omega r by delta omega, तो यानी रूट टू ओमेगा आर इंटू आर बाई एल इज इक्वल टू रूट टू ओमेगा आर इंटू आर बाई एल, दैट इज वन वे। और नहीं तो अगर ओमेगा आर को मैं 1/1/LC लिख दूंगा, तो इन दैट केस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है ना, एक बार देख लो, कुछ एक गड़बड़ नहीं आ रहा एल का, नीचे आएगा ये ओमेगा आर इंटू एल बाई रूट टू आर, ये नीचे ओमेगा आर इंटू एल बाई रूट टू आर, ठीक है ना, ये थोड़ा सा चेक कर लो, चलो ठीक है। तो यानी अरियंत का तो सही है, अब सक्षम का भी देख लेता हूं, मे बी दैट इज आल्सो करेक्ट। तो कैसे चेक करेंगे, बस ओमेगा आर की जगह 1/LC पुट कर लेंगे, तो देयरफॉर दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू 1/LC, अगर मैं पुट करूंगा तो इन दैट केस हो जाएगा 1/√2 r इनटू अंडर रूट ऑफ L बाय C, ये भी एक आंसर है, हाँ तो ये चलेगा, ये भी सही है, यानी इक्वल टू 1/r इनटू अंडर रूट ऑफ L बाय 2C, तो ये भी एक क्वालिटी फैक्टर फार्मूला और ये भी एक फार्मूला, यानी दोनों ही फार्मूला हो गया बेसिकली, ठीक है ना, वो चेक कर लो। The first step was of course this, and that is to find out the relationship between Z and R, और उसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, एक बार देख लेना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक भी कर रहा था। चलो, सो यानी क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूँ, if I do it, of course it's my choice, in the sense कि that will be the question paper setter's choice कि वो कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, बट अगर वो ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने किया, that is P max का 1/3, then the Q value will become equal to, quality factor will be equal to either this in terms of L and R, and this in terms of L, C and R, if the values are given, ठीक है। So that is the first discussion. Second discussion is on, I hope इसको नोट कर लिए होंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ना, कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर, ये अभी तक आया नहीं है कि अगर मैं डेफिनेशन को बदल के करता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, अभी तक क्वेश्चन के अंदर आया नहीं है, बट यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, है ना, तो यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन एंड इट माइट कम इन फ्यूचर, यू नेवर नो। तो क्वालिटी फैक्टर के डेफिनेशन चेंज करके ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि अभी तक आया नहीं।
Now let's move on to the next important topic in this chapter, and that is LC oscillations. It's more mathematical oriented, I mean, that's the only thing. तो ये हो गया LC oscillations. यानी अब जो टॉपिक है वो है LC oscillations. अब LC oscillation में क्या है? Let us say there is a capacitor and an inductor. This capacitor has a charge of Q0 and an inductor L. अब पता क्या होगा कि जैसे इस कैपेसिटर को तुम वो करोगे, एक मान लो स्विच भी लगा दो, चलो. So S is put on. So let's say S is put on at T is equal to 0. S is put on at T is equal to 0. फिर क्या होगा? ना देखो, इसका चार्ज यहाँ पे जाना शुरू, लेकिन मुझे पता है कि अगर इसका फ्लक्स इनिशियली 0 है, which is the case है, तो क्या होगा? ये करंट के चेंज को अपोज करेगा. So there will be some kind of mixed reaction. ये कैपेसिटर चाहेगा अपना चार्ज को डिस्चार्ज करने, क्योंकि इसमें मैंने तार से जोड़ दिया, और इंडक्टर क्या करेगा ना, वो जो डिस्चार्ज करेगा प्रोसेस में, तो इन दैट केस करंट भी होगा, तो उस करंट को अपोज करेंगे. क्यों? क्योंकि करंट की वजह से फ्लक्स होता है, और फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जो है इस केस में अपोज्ड होगा. ठीक है? तो देयरफॉर लेट अस से थोड़ी देर बाद इसका चार्ज हो गया स्मॉल q, यानी अभी Q0 है, मान लो थोड़ी देर बाद इसका चार्ज होगा स्मॉल q, और लेट अस से जो करंट है वो है I. अब मुझे एक चीज बताओ, in this case I should be equal to dq dt या माइनस dq dt? सबसे पहले ये बताओ, इस केस में इस बार करंट मुझे dq dt लेना चाहिए या माइनस dq dt लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? Okay, I've got an immediate answer from Aryan. Yes, बाकी लोग बताओ. जगाना पड़ता है कई बार. So I'm asking a specific question, that is, ये जो चार्ज है ये यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू करेंगे, तो there will be current. सवाल है कि वो करंट dq dt होगा या माइनस dq dt होगा. Okay, Saksham has written minus, Som has written minus, Shreyashi minus, Aryan has written long back minus, Ansh has also written minus. That's right. क्योंकि याद रखना, चार्जिंग मोड में क्या होता है dq dt लिखते हैं, डिस्चार्जिंग मोड में क्या होता है माइनस dq dt लिखते हैं, बिल्कुल माइनस dq dt होगा. So what I do is that let me now do a Kirchhoff's law like this. तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके, so I start here, move like this and then end here. तो क्या होगा? प्लस q by c, है ना, ये देखो q by c माइनस l di dt, यानी माइनस l di dt. ठीक है? प्लस q by c माइनस l di dt should be equal to 0. ठीक है? प्लस q by c माइनस l di dt should be equal to 0. अभी जो i है वो है इस बार माइनस, इस बार i माइनस लेंगे, यानी q by c को अगर उधर ले जाता हूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन c इनटू q, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ l इनटू d dt ऑफ माइनस dq dt. ये इक्वेशन बन जाएगा. तो इस इक्वेशन को मैं ऑब्वियसली थोड़ा सिंपलीफाई भी करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो कहते हैं कि l इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by c क्यूब. तो मैं ऑब्वियसली फिर l को इधर लेके जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे अगर ले जाता हूं तो lc हो जाएगा, और ये हट गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव चार्ज आया क्या? माइनस 1 अपॉन lc इनटू स्मॉल q. आई थिंक दैट्स सिंपल. अब जब इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ SHM इक्वेशन. कैसे? SHM इक्वेशन याद है ना कैसे आता था? तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x is directly proportional to x. That is the second derivative equation. ये देखो वही आ रहा है, बस ये x होता था वहां पे, यहाँ पे चार्ज है, सिंपल. तो यानी इसका भी जो वेरिएशन का पैटर्न होगा
वो वही होगा जो कि यहाँ पे होता। देखो ये देखो, है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव इज प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इज प्रोपोर्शनल टू q, दैट्स इट। तो यानी अब मैं लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते थे x इक्वल टू a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t। So these are the या कह सकते हो these were the standard SHM equations, है ना, और other solutions to this differential equation। तो यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, there is nothing but SHM type of an equation। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल इसके जैसे ही होगा। अब ये बताओ कि इसमें साइन फंक्शन लिया जाए या कॉस फंक्शन। So now the question is that for this should we choose the sin function या cos function, क्या चूज करना चाहिए based on the boundary condition में, sin या cos? यानी बेसिकली क्या ना कि q is equal to q naught, जैसे इसमें x equal to a sin ओमेगा t, यहाँ पे क्या होगा q is equal to q naught something into ओमेगा t। अब यहाँ पे बताओ sin या cos चूज करना चाहिए। ओके, सक्षम has given कि वो तो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंडेंट है, सो में सेट cos, अरियंते सेट cos। Actually, Saksham, what you are saying is right, but the thing is that what you are saying has been already given in the question। और ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग है। Parth is also saying cos, exactly, इस बार cos फंक्शन ही लेना पड़ेगा। इसको ये नहीं कि हमेशा cos ही लेना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है exactly as Saksham was saying कि initial condition। Ariyant has also given the explanation, that's right, and that is at t is equal to 0, देखो q का वैल्यू क्या है, q नॉट। अगर तुम साइन फंक्शन लेते हो तो लेट्स से q नॉट साइन ओमेगा। अब इसमें अगर तुम अगर t इक्वल टू 0 पुट करोगे, अगर t इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आता है, q इक्वल टू 0 आ रहा है। q इक्वल टू 0 तो नहीं है, q क्या है, q नॉट है, q नॉट है। So therefore you have a situation where q is equal to q नॉट sin ओमेगा t, और ये गलत हो जाए क्योंकि at t is equal to 0 therefore q becomes 0। लेकिन ऐसे नहीं है, जब मैंने कैपेसिटर को स्टार्ट किया था देखो at t is equal to 0, देखो मैंने क्या दिया q नॉट, this is put on at t is equal to 0। तो t is equal to 0 पे इसका चार्ज इनिशियली q नॉट, therefore ये नहीं चलेगा, हमें cos ही लेना पड़ेगा। So therefore I have to choose cos, और cos से देखो फिट भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो at t is equal to 0 q is equal to q नॉट, it is working fine। ये देख लो, अगर मैं t is equal to 0 पुट करता हूं तो q is equal to q नॉट आ रहा है, इट्स नाइसली फिटिंग। तो देखो यही सॉल्यूशन हो। इससे क्या आपको पता है कि इससे करंट भी आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू माइनस dq dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq dt, यानी q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा। यानी दो सॉल्यूशंस आ गए, चार्ज का भी आ गया, करंट का भी आ गया। चार्ज का क्या आ गया, q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t, और I is equal to I naught sin omega। Get what? चलो, so that was about your function। अब इसको ड्रॉ किया जाए, तो मैं पहले ड्रॉ करूंगा चार्ज वर्सेस टाइम, और फिर मैं ड्रॉ करूंगा करंट वर्सेस, ठीक है।
करंट भी, तो करंट का तो साइन फंक्शन है, बट चलो जो भी है, ये हो गया क्यू नॉट, ये माइनस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट ओमेगा दैट इज योर आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ चार्ज का कॉस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, है ना, तो यानी ये वाला। और करंट में साइन फंक्शन का बनेगा ये बन गया साइन फंक्शन। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब इसके भी अपना सिग्निफिकेंस है, वो मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना, तो लेट मी कम टू दैट। तो पहले ये देख लो। अच्छा अब देखो, मैं इसके एनर्जी एनालिसिस भी करना चाहता हूँ, तो लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी at any time t. So let us find out the energy at any time t, and I would also like to draw the graph of that. So U at any time will be equal to U of capacitor plus U inductor, यानी UC plus UL, और UC क्या होता है, Q square by 2C, UL क्या होगा, half L I square, Q square by 2C, Q is this, यानी Q naught cos omega t whole square by 2C plus half L I square, यानी Q naught omega sin omega t, है ना, Q naught omega sin omega t का होल स्क्वायर। तो अपने आप समझ जाओ कि ये Q naught omega t और Q naught omega sin omega t है, ठीक है ना, एक बार देख लो अच्छे से। अब एक काम करो, इज इक्वल टू Q naught स्क्वायर ले लो कॉमन, ठीक है, Q naught स्क्वायर अगर कॉमन लोगे, या बाय 2C कॉमन ले लो, Q naught स्क्वायर बाय 2C कॉमन ले लिए यहां से, तो यहां तो रह गया cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस Q naught स्क्वायर आ चुका, 2C भी कॉमन ले लिया, तो यानी क्या बचेगा, ये बचेगा इक्वल टू LC into omega square into sin square omega. But we know that omega square is equal to 1 by LC होता है, so therefore this will become equal to Q naught square by 2C into cos square omega t plus, अब ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो 1 by LC होता है, तो ये 1 by LC खत्म, तो sin square omega t, तो cos square omega t plus sin square omega t, यानी इक्वल टू 1, यानी Q naught square by 2C। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, now isn't this the initial energy of the capacitor, so this is nothing but the initial energy of capacitor। ओके, अच्छा एक ग्राफ और हम बनाना चाहेंगे, and that is regarding let's say either we can draw the capacitor energy or we can draw the inductor energy,
So let's draw the capacitor energy as a function of time. ठीक है, तो mind you, this is a graph of cos square, not cos. तो थोड़ा केयरफुल रहना। ये हो गया तुम्हारा जो है t/4, ये हो गया 2t/4, ये हो गया 3t/4, and this is like t. ठीक है ना? तो इसके ग्राफ क्या होगा ये भी बनाओ जरा। तो अगर मैं की पॉइंट्स के हिसाब से चलता तो इनिशियली तो यहाँ पे होगा, और t/4 पे क्या है ना, Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो ओमेगा बोलते हैं 2π/t इंटू टी, है ना, बाय 2c। तो दिस इज u एट uc एट एनी टाइम t, यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम t का ग्राफ फॉर्मूला तो ये आ रहा है। अब उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो t इज इक्वल टू 0 पे, तो चलो ये हो गया, तो दिस इज Q0 स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर t इज इक्वल टू t/4 पुट करते हो तो cos स्क्वायर 0, तो यानी ये यहाँ पे आ गया। फिर ऑब्वियसली 2t/4 पे cos स्क्वायर पाई, तो -1 का स्क्वायर वही 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। बट इसके बीच का ग्राफ एक बार ट्राई करो पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट सो इजी है ना, एक बार देखो अच्छे से। ट्राई करो पहले, फिर मैं इसको डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा। du dt, so du dt will become equal to, ये हो जाएगा Q0 स्क्वायर बाय 4c इंटू माइनस आ रहा है, और 4π इंटू 4π इंटू साइन 4π/t इंटू टी। ठीक है, ये आएगा। चलो 4 तो कैंसिल हो गया। मेनली क्या है, इसका जो स्लोप है वो देखो, स्लोप देखो इनिशियली 0 है, देखो ध्यान से, इनिशियली 0 है, तो देयरफॉर इनिशियली स्लोप 0 हो गया, फिर ऐसे स्टार्ट हो। दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद देखो t/4 पे फिर स्लोप 0 होगा, देखो t/4 पे, ये देखो t/4 अगर मैं पुट करूं तो फिर स्लोप 0, यानी यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा। लेकिन बीच में एक दिक्कत है, पता है क्या, कि अगर मैं इसको t/4 ना पुट करके t/8 पुट करता हूं तो साइन π/2 1 आता है, और साथ में कुछ माइनस। ठीक है, तो ये आगे t/4 तक जो है ना इसका स्लोप आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखो, या एक काम करो, इसी से ड्रॉ कर सकते हो वैसे तो cos 2π वाले से, तो लाइक if I leave this out, I mean it will become cos t/4 यानी cos π/2, इससे आ गया। अच्छा, जो मैं कहता स्लोप का, तो ये आ गया, और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूं, इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालता हूं यानी d2u/dt स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन तो फिर से वो हो जाएगा, यानी इक्वल टू Q0 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 Q0 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय
सी 4 पाई बाई टी है ना, देने टी भी आएगा, तो बाई टी स्क्वायर इनटू cos 4 पाई बाई टी इनटू टी। नाउ यू माइट से इतना डिटेल में हम क्यों जा रहे हैं? ये पता है मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, अगर ये वाला मैं देखता हूं तो इन दैट केस एट टी बाई फोर देखो जीरो आ रहा है, और टी बाई फोर के पहले नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव आ रहा है ना। देखो टी बाई सॉरी उसके पहले पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद नेगेटिव आ रहा है। अगर तुम इसके देखते हो तो उसके पहले पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टी बाई फोर के पहले, और उसके बाद देखो टी बाई फोर के बाद देखो नेगेटिव आ रहा है ना। तो इससे हम क्या कंक्लूड करें? इससे हम क्या कंक्लूड करें ना, इसके जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां तक ऐसे होगा है ना, टी बाई फोर तक, टी बाई एट तक, और उसके बाद ऐसे होगा यूं। यानी यहाँ पे एक यू नो नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मतलब ऐसे नहीं एग्जैक्टली, ये ऐसे होके ऐसे समथिंग लाइक दैट। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बनने का चांस है ना। इन्फ्लेक्शन बन रहा है क्या? देखो जरा, ये तो इसका स्लोप हो गया, तो स्लोप तो चलो टी बाई फोर तक तो नेगेटिव ही आएगा, तो ठीक है, तो स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन ये जो चीज है डी टू यू आर, ये एक जगह पे जीरो आ रहा है ना, और उसके पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब ऐसे टाइप समथिंग लाइक दिस है ना। तो टी बाई एट पे जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है, एट टी बाई एट देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस तरीके से, यानी ऐसे करके यू टाइप पे बनेगा, और इधर भी फिर ऐसे ही होगा कुछ है ना, इस तरीके से ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। That's how approximately the graph. Just have a look. ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है यहाँ पे करीब टी बाई एट पे, ये यहाँ पे ऐसे कुछ, तो दोनों एक इस तरफ से टेंजेंट है और एक उस तरफ से टेंजेंट चला, समथिंग लाइक दिस है, अप्रोक्सीमेट है, मोटा मोटा हैंड ड्रॉन है, तो लाइक यू कैन ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ है। सक्शन में से कि वो कॉस के नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाएंगे और जीरो वाले पॉइंट्स पर भी स्मूथ आएंगे। चलो व्हाटएवर, हमें एग्जैक्ट ड्रॉ डी टू यू में माइनस भी तो आ रहा है। हाँ हाँ बेटे बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। एक माइनस साइन भी तो आ रहा हाँ एक माइनस है सर, ये वाला माइनस रहेगा, ठीक, कोसाइन का है तो कॉस होगा, ठीक, माइनस रहेगा बिल्कुल, है ना, तो वो चीज, इसलिए देखो इसका वैल्यू जीरो से बढ़ता हुआ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, फिर ऐसे हो गया इस तरीके से, तो समथिंग लाइक दिस एग्जैक्ट ग्राफ जो है ना, आई थिंक शायद मैं थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ, कैसे बनेगा, ये ऐसे हो गया यहाँ तक का स्लोप है ना, यहाँ एक्चुअली इतना शार्प नहीं होगा, ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन है वैसे, थोड़ा सा हैंड ऑन में ज्यादा वो हो गया, आई थिंक मोर ऑफ दिस काइंड, ऐसे करके यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे भी एक देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इज मोर लाइक दिस, नॉट सो शार्प, ऐसे करके दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन लाइक दिस इज मोर ऑफ लाइक दिस, ये थोड़ा ज्यादा शार्प हो गया, इस तरीके से ऐसे कुछ बन गया, वो हैंड ऑन पिक्चर है तो थोड़ा सा देख लेना,
है ना? तो like this is how the graph will be. But this is not like this. ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा वैसे वाला graph. So those things can be taken into account. So the point of inflection in this case will happen at t/8. तो ये key points कई बार पूछते हैं, मतलब कि like इसमें ग्राफ में क्या खासियत है. So that could be a possibility. Okay. चलो, so fine. So that is your energy versus time graph. Okay. One more thing that I would like to ask in this particular question is that of what will be the energy. So when will the energy, at what time in a cycle will the energy. अच्छा देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक एनर्जी ऑसिलेशन हो गया, क्योंकि एनर्जी क्या है ना, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्टर में मैग्नेटिक. तो ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, और उसी का ऑसिलेशन. तो देयरफॉर एलसी ऑसिलेशन बोला जाता है इसलिए, ठीक है ना. इसलिए टॉपिक का हेडिंग है एलसी ऑसिलेशन. अब ये हेडिंग क्यों दिया गया है, आई होप नाउ यू अंडरस्टूड. एलसी ऑसिलेशन इसलिए क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी का ऑसिलेशन. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. सक्षम, आई हैव मेड द चेंज, आई मीन दैट यू कैन सी लेटर ऑन. और t/4 पे नहीं, t/8 पे. ठीक है ना. और t/4 पे तो मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है. ठीक है, चेक करके देख सकते हो. t/4 पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा था, है ना. चलो, तो लाइक at what time in a cycle will the energy of capacitor be 1/3 that of inductor. किस टाइम पे कैपेसिटर का एनर्जी 1/3 दैट ऑफ द इंडक्टर. चलो, गो अहेड, स्टार्ट करो. चलो ठीक है. the answers that are mainly coming up are like Ansh t/6, Ketab t/6, Som, Shreyashi now change answer, Som, Parth, आर्यन बोल रहे नहीं t/12 है, बाकी लोग बोल रहे हैं t/6 है. चलो ठीक है. लेट मी गेट गोइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पूछा है कि कब ये होगा एक साइकिल में कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी 1/3 दैट ऑफ द इंडक्टर, है ना. तो ये है. चलो ठीक है. और देखो, अभी मैंने बताया था इज दैट एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा ना, q²/2c, तो यानी 1/2c into q0 cos omega t का whole square. So this is the energy of the capacitor at any time t, and that will be 1/3 of that of the inductor. इंडक्टर का क्या है, half L I square. I means q0 omega sin omega t का whole square. ये इसका बेसिकली वो. तो ओमेगा स्क्वायर तो एल सी तो कैंसिल हो जाएगा. देखना, ओमेगा स्क्वायर एल सी ये सब कैंसिल हो जाएगा. q0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा. तो यू विल हैव tan square omega t is equal to 3. This is what you are going to have finally. So tan square, okay, Rishabh Jain is also given t/6. चलो ठीक है. तो लाइक tan square omega t का 3 होता है, तो यानी ओमेगा t यानी ओमेगा into t should be equal to tan inverse of plus minus √3. ठीक है ना, tan inverse of plus minus √3. Now this can happen many times, or rather 4 times in a cycle. So therefore t will be equal to t upon 2 pi into पहली बार √3 कब होगा, pi/3 पे प्लस √3, फिर माइनस √3 के पे कब होगा, 2 pi/3 पे, है ना. फिर pi plus pi/3 that is 4 pi/3 पे एक होगा, और 2 pi minus pi/3 यानी
5 पाई पे भी 1। So you have all these options: pi by 3, 2 pi by 3, 4 pi by 3, and 5 pi by 3. So actually you have it 4 times in one cycle. देख लो, तो pi pi तो कैंसिल हो जाता है, यानी इक्वल टू t by 6 पहला आंसर, फिर है t by 3 एक दूसरा आंसर, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा, 2t by 3 एक तो तीसरा आंसर है, और एक हो जाएगा 5t by 6। यू नो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक साइकिल में एट व्हाट टाइम इन अ साइकिल विल द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बी 1/3 दैट ऑफ द इंडक्टर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है ना, 4 बार आ रहा है टोटल, देख सकते हो, t by 6, t by 3, 2t by 3 and 5t by 6। Is that okay? Please check। अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसी क्वेश्चन को एक बार फ्लिप कर देता हूँ और फटाफट उसको सॉल्व कर, और वो है 1/3 ना कर इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताओ जरा, अभी तो जल्दी करके देखो, क्योंकि 1/3 वाले में तो समझ में आ गया स्कीम क्या फॉलो करना है। तो 4 बार आंसर आ गया, तो 3 टाइम्स वाले में भी ऐसे ही 4 बार आंसर आएंगे। अब क्या आएंगे वो देखो। ओके नाउ ठीक है, और t by 12, 5t by 12, 7 times t by 12 and 11 times t by 12, फटाफट आंसर आ गया, ठीक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, अभी बिल्कुल सही। तो यानी अब 3 की जगह 1/3 हो गया, अब ये 1/3 की जगह 3 हो गया, तो ये 3 की जगह 1/3 हो गया, तो ये 1/√3 हो गया। तो अगर 1/√3 हो जाए तो यानी 30 डिग्री, pi by 6 है ना, फिर 5 pi by 6, ठीक है, फिर हो जाएगा 7 pi by 6, और एक है 11 pi by 6। तो बस तो यानी t by 12, फिर 5t by 12, फिर है 7 times t by 12, और है 11 times t upon 12। ये सारे टाइम, ठीक है। So you have all these times, I mean 5t by 12, 5t by 12, 7t by 12 and 11 times t by 12. So those are the 4 answers in which the energy of the capacitor will be 3 times that of the inductor. Okay, so that's about your LC oscillation. The LC oscillation is primarily what? Now oscillation between electric energy and magnetic energy. जैसा मान लो pendulum. Pendulum is basically primarily an oscillation of what? Potential energy and kinetic energy of the ball. Potential energy gravitational and kinetic energy of the ball. तो बेसिकली ऑसिलेशन को हम लोग एनर्जी से स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, इन्हीं के बीच का ऑसिलेशन, और कैसे पैटर्न वगैरह ये सब आ गया। I think now everybody is giving the correct answer. Shreyashi, Arihant, Parth, Rishabh, Ansh. Now everybody is giving the right answer. Chalo, ठीक, okay, chalo, well done. That's what we have in store as far as today is concerned. तो कल हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर करेंगे, तो कल थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, तो या तो कल या तो परसों तक जो है ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो, एंड यू नो चैप्टर तो खैर कल खत्म हो जाएगा, बट विल डू सम न्यूमेरिकल सो दैट वी फिनिश इट ऑफ बाय मे बी डे आफ्टर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, एंजॉय द डे, बाय बाय।